हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैंपियन स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिन लोगों का 2025 का मेंस होगा उनका बहुत बढ़िया रहा होगा मेंस। जो भी हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैराथन डिस्कस की थी उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं, बट कुछ सीख अभी 2026 वालों को ले लेनी चाहिए और 2027 वालों को कुछ स्ट्रेटेजी मैं आज शेयर करने यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैडम कुछ बातें, आंसर राइटिंग, टाइम टेबल कैसे बनाना है, करंट अफेयर का क्या करना है। तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सभी बच्चे एंड तक जुड़े रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। 15 से 20 मिनट में आप लोगों को पूरा एक होल सोल कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका अभी करंट एमपीपीएससी मेंस है। कौन सा? 2026 वाला। ठीक है, अब जिनका अभी मेंस है ये 2026 वाला, उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है 2025 के पेपर को देखते हुए। सबसे पहले देखो, मैंडेटरी टॉपिक जो हम लोगों ने सिलेबस और पीवाईक्यू पढ़कर समझे हैं कि यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हर साल आते हैं, उनको तो कवर करना ही है। पर छोटे टॉपिक जो अभी तक नहीं आए उनको भी छोड़ना नहीं है। इस बार क्वेश्चन ऑब्जर्वेटरी से आ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे, जैसे हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी में भी आए थे, कि कुछ छोटे वो टॉपिक जिसको हम लोग क्या मानते हैं भाई, फॉर ग्रांटेड मान रहे हैं, उनको भी छोड़ना नहीं है। एक नजर सबको देखते हुए जाना है। ठीक है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन से क्वेश्चन आ गए थे कि कहाँ पर लगती है, कितनी लगती है। टेबल में हम लोग पढ़ते हैं, पर हम लोग ये पढ़ लेते हैं कौन कौन सी वैक्सीन होती, कहाँ लगती है, किस पे कितने एमएल लगती है, ये नहीं पढ़ते हैं। तो उनको भी एक बार देखते हुए जाना है। ठीक है, मतलब किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, मैंडेटरी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, पर जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको भी एक बार रीड करके जाना है। पहला रूल ये याद रखना है। पीवाईक्यू को जरूर एक बार देखते हुए जाना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप अपने आंसर को उस हिसाब से क्या कर पाए, फ्रेम कर पाए। ठीक है, अगली तीसरी जो बात आपको यहाँ पर याद रखनी, करंट अफेयर्स को यहाँ पर बिल्कुल मिस नहीं करना है। कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इवेंट जो अभी करंट में हुए, और स्पेशली कौन से वाले भाई, एमपी स्पेशल, उनको तो देखते हुए ही जाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोर्स अपने आसपास नहीं रखने हैं कि रिवीजन ही नहीं कर पा रहे। मैंने हमेशा कहा है, एक टॉपिक एक सोर्स होना चाहिए। बहुत ज्यादा सोर्स की जरूरत नहीं है, इधर आपके नोट्स हो सकता है, इधर कोई बुक हो सकती है, बस। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले यूट्यूब चैनल पे सर्च करने बैठ गए व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं चाहिए, वरना हमारा माइंड में ना स्ट्रेस से डोपामिन रिलीज होने लगता है और फिर हम भूल जाते हैं जो हमने याद किया है वो भी। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं रहना है, एक टॉपिक एक सोर्स बढ़िया से रिवाइज करना है। नॉलेज इज इक्वल्स टू प्रेजेंटेशन। आपको कितना भी नॉलेज हो, पर अगर वो प्रेजेंटेशन के साथ मेल जोल नहीं रखेगा तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो नॉलेज को किसके साथ जोड़ते हुए चलना है, प्रेजेंटेशन के साथ जोड़ते हुए चलना है। मतलब कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लिख कर देखना है, जितने ज्यादा आप लोग टेस्ट लगा सकें उतने ज्यादा क्या लगाने हैं अब, टेस्ट। तो अभी आपका कॉन्सेप्ट दो ही चीजों पर चलना चाहिए, एक तो रिविजन और दूसरा टेस्ट। और कुछ जो टॉपिक आपने छोड़े उनको एक बार एक नजर में देखते हुए जाना, एक बार करंट अफेयर को देखते हुए जाना, और बहुत ज्यादा सोर्सेज अपने आसपास इकट्ठे करके नहीं रखने। सब हटा दो, जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन कॉपियां हैं बस वो रखो। ठीक है, सिलेक्टिव स्टडी अब करने की हमें जरूरत नहीं है। अब जो हमने पढ़ लिया है उसको एक बार ब्रशअप करेंगे, बाकी चीजों का रिवीजन करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो एमपीपीएससी मेंस 2026 के लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से कुछ एक आध मैराथन के फॉर्म में या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में ले आऊँ। ठीक है, पर अगर नहीं भी लाते तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवाए हैं उतना तो आप लोग पढ़िएगा ही। जो लोग मेरे साथ क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़े हैं उन लोगों ने तो पूरा पढ़ा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा डाउट है कि नहीं मैडम ये वाला टॉपिक तो हमें करवा ही दीजिए, हमारा मेन से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसको लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपना माइंड सेट किया है कि अब हमें एमपीएससी की तैयारी करनी है और हमारा टारगेट ईयर कौन सा है, 2027 का। ठीक है, चलो, जिन्होंने अपना टारगेट ईयर 2027 माना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेंस एमपीपीएससी की जो तैयारी होती है ना, वो एक इंटीग्रेटेड तैयारी। मेंस की तैयारी से ही प्री की तैयारी निकल कर आएगी। तो जिन लोगों ने डिसीजन ले लिया है, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, थोड़े टाइम और पहले ले लेते तो और अच्छा रहता, पर अब ले लिया है ना तो अभी भी बिल्कुल बढ़िया ही है। और मेंस की तैयारी पहले, फिर प्री की तैयारी हम उसके साथ साथ करें। कैसे होगा, तो चलो, तैयारी जब शुरू करी है तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे सबसे पहले क्या सोचते हैं, एमपीएससी की बुक देखना स्टार्ट करते हैं, फिर उस बुक के चैप्टर पे पहुंचते हैं, फिर उनके सोर्सेज ढूंढने लगते हैं, कहाँ कहाँ पर मिलेगा, क्या है, कौन कौन से कोचिंग है, पीडीएफ, यूट्यूब, इनमें उलझे रहते हैं। इस पे हमें बिल्कुल नहीं जाना है, साफ नो। सही तरीका किसी भी एमपीपीएससी ने किसी भी चीज की तैयारी करने का एकदम सही तरीका, सही सीक्वेंस क्या है, कि सबसे पहले तो आप उस एग्जाम का क्या देखो, सिलेबस हमसे हो पाएगा कि नहीं। ठीक है,
हो सबसे जाएगा। फिर उसके पीवाईक्यू देखने हैं आपको, जब भी आप जाएँ एग्ज़ाम में, जब भी किसी कोचिंग में जॉइन करने वाले हो या एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने वाले, सिलेबस पीवाईक्यू देखना है। टॉपिक को पहचानना है कि भैया कौन-कौन से टॉपिक यहाँ पर आते हैं, सिलेबस को एक बार ऐसा याद करना है कि हाँ, एटलीस्ट पता रहे कि क्या-क्या पूछा जा रहा है। कितने सोर्स रखने, 1 से 2 सोर्स, ठीक है? बढ़िया से कोचिंग जॉइन करो, 1 से 2 सोर्स चाहिए, एक हमारे नोट्स हो सकते हैं, एक कोई बुक हो सकती है, दैट्स इट। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स पे नहीं जाना है, सबसे पहले चीज़ों की क्या करनी है, डिटेल्ड स्टडी, गहन अध्ययन करना है। जब पूरा पढ़ लिया, हमें एक बार पूरा याद हो गया, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाने हैं। फिर उस शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस को 2 से 3 बार रिवाइज करना है ताकि हम ना भूलें, और ना भूलें उसके लिए एक बेहतरीन तरीके से उसकी क्या कर लेनी है, आंसर राइट। ये एक सही क्रम है किसी भी चीज़ को सही से पढ़ने का, है ना? कुछ बच्चे उल्टा-सीधा क्रम अपनाते हैं, फिर बाद में उलझ जाते हैं कि मैडम नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसी उन्हीं बच्चों के लिए ये क्लास में लेकर आई। क्योंकि अभी चैंपियन स्क्वायर की नई बैचेज़ स्टार्ट होने वाली है। 17th ऑफ अगस्त से हम लोगों की 2028 की बैच स्टार्ट हो रही है, और 2027 के ऑलरेडी 2 बैच चल रही है। जिसमें अभी भी बच्चे क्या हो रहे हैं, एनरोल हो रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, और उन लोगों का यही डाउट है कि मैडम क्या करना है, जो छूट गया उसका क्या करना है, किस तरीके से शुरू करें? तो मैं आपको एक होल सोल इस बता दे रही हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को शुरू करना है। ठीक है, तो किस तरीके से शुरू करना है, सिलेबस पढ़ो सबसे पहले, पीवाईक्यू, फिर टॉपिक पहचानो कौन-कौन से टॉपिक है हमारे सिलेबस में, फिर कोचिंग जॉइन कर ली तो एक तो कोचिंग के नोट्स और दूसरे उसकी क्या सोर्सेस, 1-2 बुक हमने रख ली, ठीक है? सबकी पहले डिटेल्ड स्टडी करेंगे। पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, उनका रिवीजन करेंगे, और फिर उसकी क्या करेंगे, आप करके देखो आपकी एक बेहतरीन तैयारी ना हो जाए तो, ठीक है? मान के देखो एक बार टीचर की बात भी, तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये बिल्कुल सही रहा। अब तैयारी शुरू कर दी तो मैडम आपने जो इतनी सारी चीज़ें बताई है होगी कैसे? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है? चलो, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, तो सभी बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है ना वो क्लियर हो जाएगा। अब हमने तैयारी शुरू कर दी, सपोज कुछ बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी पहले से तैयारी चल रही है एमपीपीएससी 2027, या जिन्होंने टारगेट ले रखा है 2028, बहुत बेहतरीन। जिनकी पहले से तैयारी चल रही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो मेंस ओरिएंटेड पढ़ ही रहे हैं, और मेंस में से ही प्री निकल के आ जाएगा। जिन्होंने अभी सोचा है कि अभी हमें तैयारी करनी है, उनके पास देखो आधा अगस्त से निकल चुका है, बट अभी भी अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। इन 4 महीनों में आपको डेडिकेटेडली 6-6 घंटे या 8-8 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। आप अगर चैंपियन स्क्वायर में भी आएँगे और मुझसे मिलेंगे, तो मैं आपको हमारी बैचेज़ का भी शेड्यूल समझाऊँगी कि हमारे पास किस तरीके से सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं और इसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो 4 महीने में ना डेडिकेटेडली आपको किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? मेंस के लिए, ठीक है? मेंस और प्री की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। तो मेंस के लिए पढ़ना अपने को अपने कोर सब्जेक्ट और एक आध सब्जेक्ट बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड, जो हमारे प्री में नहीं आने वाले। फिर हमारा जो जंग स्टार्ट होगी, प्री की जो जंग स्टार्ट होगी, वो कब से होगी भाई? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि मार्च तक, अभी वैसे कैलेंडर रिलीज नहीं हुआ है, बट हम मान के चल रहे हैं कि मार्च तक क्या हो जाएगा हमारा, प्रीलिम्स का एग्जाम। ठीक है, तो प्रीलिम्स की तैयारी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, तो मेंस की तैयारी से शुरू, ठीक है? कई बच्चे बोलते हैं कि यार प्रीलिम्स पहले निकलता है, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मेंस की तैयारी पूरी कर लो, उसके अंदर से प्रीलिम्स निकल के आएगा, फिर प्रीलिम्स की तैयारी करो, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जैसे जिन बच्चों ने मेरे साथ-साथ पूरा क्या किया, मेंस अभी तक हम लोगों के साथ कंप्लीट कर लिया है ना? और ऑलमोस्ट उनका मेंस पूरा नवंबर तक एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उन बच्चों को अब हम लोग क्या कर उतार देंगे, किसमें उतार देंगे? प्रीलिम्स पढ़ाने में उतार देंगे। और प्रीलिम्स पढ़ते चले जाओगे तो मार्च तक आपका प्रीलिम्स भी अच्छे से हो जाएगा, मेंस भी अच्छे से हो जाएगा। फिर प्रीलिम्स के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद जो एकदम मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, उनको एक बार प्रॉपर्ली क्या करें, पढ़ें। जैसे हिंदी हो गया, एथिक्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इनको एक बार अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर आप इसके मेंस का जो आपका आपने पहले से पढ़ लिया, जो ऑथेंटिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, उनका रिवीजन करें। और किस पर ध्यान दें बेटा? आंसर राइटिंग पर, है ना? यही तो हमारा छूट जाता है, तो किस पर ध्यान दें? आंसर राइटिंग, ताकि आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाए, आप समझ पाए लिखना कैसे, लिखने की स्पीड बढ़ जाए। उसके लिए इतनी तैयारी तो देखो लगती है। मैं कह रही हूँ पूरी 1 से 1.5 साल का मामला है एमपीएससी की पूरी तैयारी, बस उसको सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये क्लास मैं आज लेकर आई हूँ। कई बच्चे मैंने देखा है कुछ भी मतलब सिलेबस देखा ही नहीं है, पहले बुक उठा के घूम रहे इधर-उधर। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो ये इस बात की गांठ बाँध लीजिए कि इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब बात आती है मैडम करंट अफेयर्स का क्या करना है? जिस तैयारी शुरू उस दिन से करंट अफेयर पढ़ना है, पर बच्चे पढ़ते भी तो क्या है, करंट अफेयर भी गलत-सलत पढ़ रहे हैं।
जो हमारी काम की चीज़ नहीं वो हमें नहीं पढ़ना है। मैडम काम की चीज़ क्या है, कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा जब आप क्या देखेंगे भाई, सिलेबस। जो चीज़ हमारे सिलेबस में है, लाइक मेरे सिलेबस में एनवायरनमेंट है, ठीक है? अब मेरे सिलेबस में एनवायरनमेंट है, अगर कोई नई वेटलैंड जुड़ी है, कोई सॉरी नई रामसर साइट जुड़ी है, तो वो किससे रिलेट करेगी भाई, हमारी आर्द्र भूमि से रिलेट करेगी। तो मुझे उस रामसर साइट को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है? वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किस एक्टर या एक्ट्रेस की शादी हुई है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंटरनेशनल करंट अफेयर वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नेशनल और एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक डायरी बना लेनी है करंट अफेयर, जहाँ पर जो पॉइंट जो फैक्ट मिलता जा रहा है उसको ऐड ऑन करो, जो नए प्रोग्राम स्टार्ट करें उनको ऐड ऑन करो। जैसे मुझसे कोई पूछे नेशनल आयुष मिशन हमारे सिलेबस में है, तो जिसको सिलेबस पता होगा कि भैया आयुष मिशन हमारे सिलेबस में, उससे रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर है, मतलब वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो टॉपिक मेंशन उससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो सिलेबस को जानना, पहचानना, याद रखना ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, ताकि जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ठीक है, तब हम कोई करंट अफेयर पढ़े तो हमें पता हो कि हमारे काम का कौन सा है। ओवरलोडेड करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा हमारे काम का, कौन सा हमारे काम का नहीं है। पर ये समझ धीरे धीरे डेवलप होगी, सिलेबस पढ़ोगे, कोर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब जाके धीरे धीरे ये समझ डेवलप होगी। पढ़ना कहाँ से है, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं रखना है। या तो आप एमपी के किसी ऑफिशियल पोर्टल, एमपी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल पोर्टल रहते हैं वहां पर जाकर कोई भी चीज सर्च करनी तो रिलायबल सोर्सेज से, न्यूज़पेपर सोर्स सर्च करो, और मंथली कंपाइलेशन की जो मैगजीन वगैरह आती है ना उनसे क्या करो, सर्च करना स्टार्ट। इसी तरीके से तो हम लोग आगे का पूरा कर पाएंगे, हमारा मामला जो है पूरा उसको सेट कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको किसकी प्रिपरेशन करनी, करंट अफेयर। देखिए बहुत शॉर्ट में मैं आज इस लेक्चर में सबसे पहले 2026 की स्ट्रेटेजी बता चुकी हूँ, दूसरा बता चुकी हूँ जिन लोगों ने स्टडी स्टार्ट की उनको किस फ्लो में करना है, और जो कर रहे हैं उनको भी इसी फ्लो में चलना है। तीसरा बता चुके हैं कि अब जो टाइम स्केड्यूल है वो कैसे मैनेज होगा, तो इस तरीके से करो, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि मेंस और प्री की पढ़ाई इंटीग्रेटेड है। तीसरी बात हमने छेड़ी किसके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ओवरलोडेड नहीं पढ़ना है, कम सोर्सेज रखना है। अब बात आ जाती है हमारे शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस। कई बच्चे समझते हैं शॉर्ट नोट्स मतलब जो हमारे पेज में 20 पेज का लिखा है उसको हमें 10 पेज में लिखा। शॉर्ट नोट्स आपके जो पेजेस है ना उनको छोटा करने की टेक्निक नहीं है। शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन का वेपन है, आपके रिवीजन की टेक्निक है। आपने एक बार पूरा डिटेल्ड पढ़ लिया, सपोज मैंने किसी को पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया, उसने पूरा एक बार मुझसे डिटेल पढ़ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ। अब जो जो पैरामीटर उस बच्चे को याद है वो एक खाली पेज दे, और उसमें उस पैरामीटर्स को लिखना क्या करे, शुरू करे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो अच्छा ऐसा ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है, मेनली ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कैसे ठीक किया जा सकता है, सब कुछ जोड़ दो उसमें। वो होते हैं हमारे सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स कि हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हर पैरामीटर को लिख लेंगे ताकि एग्जाम में अगर हमसे कभी पूछा जाए तो हमारा 10 मार्कर भी तैयार हो, 7 भी। खेलना तो हमें इसी में ही 2, 7 और 10 में, इससे ज्यादा शब्द हमें चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स कभी भी याद रखना किताबों का कंसाइज फॉर्म नहीं है कि आपने जो लिखा है उसको 10 पेज में कर दे, नहीं। ये आपके रिविजन का वेपन होता है कि किस तरीके से चीजों को आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने कब है, जब आपने एक बार डिटेल्ड स्टडी कर ली है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर एक खाली पेज लेकर बैठना है और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, ठीक है? कुछ अगर लग रहा है कि मिस हो रहा है तो एक दो बार देख लो, बाकी अपने मन से उस शॉर्ट नोट्स को क्या करो, बनाओ, और उसी को बार बार क्या करो, रिवाइज करो, सारे पैरामीटर को कवर करो और बार बार उसको क्या करो, रिवाइज करो। बेस्ट तरीका है किसी भी चीज के शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बना। और दूसरा फंडा यहाँ पे याद रखना है, हर चीज के शॉर्ट नोट्स नहीं बनते, ठीक है? कुछ चीज जो डिटेल में है उसको उसी तरीके से अगर आप रखेंगे तो उसके शॉर्ट नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हर चीज के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, कुछ चीज जो मुझे लग रहा है कि यार बिल्कुल ही मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, केवल मेंस में आएगा, तो आप उसको वहीं से रिवाइज करो। हर चीज के शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स हमारे मेंस और प्री के कॉमन टॉपिक के अच्छे लगते हैं, ताकि हम उसको मेंस में भी काम आ जाएगा, प्री में भी काम आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ना। पर वो टॉपिक जो केवल मेंस ओरिएंटेड है या जिसके शॉर्ट नोट्स की जरूरत ही नहीं, वो डिटेल में ही हमें समझ में आ रहा है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, उसको लिख लिख के क्या करना है, ठीक है, लिख लिख के क्या करना है, याद करना। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स बनेंगे कैसे। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में यहाँ बता देती हूँ कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से हमें बनाने। जैसे मैंने इस बार का ये क्वेश्चन ले लिया है जो कि हमारा मेंस 2025 में आया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या है। सबसे पहले मैं इसकी क्या लिखूंगी कि परिभाषा क्या है, फिर कौन कौन सी गैसेस हरित गृह प्रभाव में रहती है, फिर इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, फिर किन कॉजेस के कारण
जो ग्रीन हाउस गैसेज उनकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, वो पूरे क्लॉजेज लिखूंगी। फिर उसकी मात्रा बढ़ने से क्या क्या प्रभाव हो रहा है वो लिखूंगी, और फिर उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है वो लिखे जाएगा। और अंत में हम इसका क्या लिख देंगे, निष्कर्ष। पर भाई ये जो निष्कर्ष और ये जो इंट्रो और कंक्लूजन वाले खेल में हमें कब फंसना है, जब हम किसकी बात कर रहे हो, 10 मार्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 7 मार्कर में आप लोग इसमें ना उलझे, मेरा यही सबको सजेशन रहेगा। अगर आपको जरूरी लग रहा है तो ही उलझे, वरना 7 मार्कर में काम की बात लिखें, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। 2 मार्कर में तो उलझते ही नहीं, 7 में भी नहीं करना है, क्योंकि 7 भी आसानी से क्या हो जाएगा, हम लोग डील कर पाएंगे, तो उसमें भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको उलझना कब है, जब आप 10 मार्कर की बात करेंगे तभी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने सिनॉप्सिस बना लिया या शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो ग्रीन हाउस से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, 2 मार्कर आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, इसी को बढ़ा चढ़ाकर आप लोग फटाफट से क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैडम आप शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस पर एक अलग क्लास ले आइए, हमें एक अलग से सिखाइए, तो मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस एग्जाम्पल पूरे बना बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों के भी शॉर्ट नोट्स आपको दिखाऊंगी जिन्होंने बहुत बेहतरीन सिनॉप्सिस और शॉर्ट नोट्स बना, ठीक। चलिए, अब जो गलती आपको नहीं करनी है, लास्ट पहलू की भैया एमपीएससी की तैयारी में इन चीजों को मैडम की तरफ से बिल्कुल नो है। सबसे पहली चीज है सोर्स हो, बहुत ज्यादा स्रोत की तरफ, सोर्स की तरफ नहीं भागना है कि 50 चीजें रख ली और उनसे पढ़ रहे हैं, बाद में हम ही नहीं समझ पाते कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कौन सी बुक में पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, याद नहीं आता। एक नोट्स, एक बुक, कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना, उसको भी काट के अपनी कॉपी में नोट्स में लगा लो, क्योंकि बार बार अगर अलग अलग जगह से पढ़ेंगे तो हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। सिस्टमेटिक पढ़ाई चाहिए हमें, ये सॉर्टेड होना चाहिए सारी चीजें ना, कचरे में से निकाल के कॉपी किताब नहीं लेकर आनी, कॉपी किताब जमी हुई होनी चाहिए, सोर्सेस सामने होने चाहिए ताकि आलस ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले तो करना है, सोर्स में भटकाव नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं स्टूडेंट, पढ़ते 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 पूरी कॉपी कोई ग्रीन येलो कर देते हैं, बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, चाहे आप 2 बार पढ़ें चाहे 3 बार, ठीक है। हाईलाइट कब करना है, जब अपनी फाइनल रीडिंग होगी तब हाईलाइट करना है अपने को कॉपियों को, अदरवाइज अपने नोट्स साफ सुथरे रखने हैं ताकि बार बार पढ़ने का क्या करें, मन करे। करंट अफेयर को ओवरलोड नहीं करना है, मैंने अभी भी समझा दिया, जो टॉपिक सिलेबस में उससे रिलेटेड करंट अफेयर आपको पढ़ना है, जो नहीं है उससे रिलेटेड हमें पढ़ना ही नहीं, सीधी बात है, ठीक है। अगली बात आ गया, बिना सिलेबस और बिना पीवाईक्यू की तैयारी को कभी भी शुरू नहीं करना। अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है, सिलेबस और पीवाईक्यू उसकी पहली पढ़ाव है, तो वहीं से शुरू करना है। नोट्स को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि यार मेरी पूरी, मतलब मैंने बोला कि पेपर थर्ड पार्ट बी की तुम्हारी 5 अलग अलग इतनी मोटी मोटी कॉपी है, तुम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो हर यूनिट की कॉपी, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 कॉपी होनी चाहिए। नोट्स को इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि बाद में हम खुद ही रिवाइज ना कर पाए, हमें खुद को ही आलस है, ठीक है। और प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी शुरू नहीं करना है, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी शुरू नहीं होती, इन दोनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। जब हम लोग किसकी तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक किसकी तैयारी निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो बस इतनी कुछ बातें जो थी मुझे मैक्सिममली आज आपको क्या करनी थी, बतानी थी। कई बच्चों के मैंने देखा है, मुझे डाउट लगे हैं कि मैडम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो उनके लिए मैं अलग अलग टाइम पे आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आती रहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को सिलेबस डिकोडिंग की क्लास, पीवाईक्यू की क्लास ली, और उनसे फायदा भी हमें हुआ है। जब हमने पीवाईक्यू पढ़े तभी हमारे जो 2025 के मेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमें पता चला। तो इस बात से ये तो सिद्ध होता है कि नहीं, हमारे लिए ये सारी चीजें क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो एक बार इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार कर देखिए, ठीक है। फुल एंड फाइनल मेरा यही कहना है कि भैया पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से करिए, सिस्टम है ना, जो पढ़ाई करने में आपको 3-4 साल लग रहे हैं ना, उसको 1-2 साल में खत्म करो भाई, हो गया है बहुत, ठीक है। जिन्होंने तैयारी शुरू कर रखी है वो भी इसी तरीके से करो, और जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो भी इसी तरीके से शुरू करना, एकदम नौ सीखियो जैसे तैयारी में नहीं उतरना, क्योंकि तैयारी ही हम लोग एमपीपीएससी कर रहे हैं, तो अधिकारी बनने की तैयारी ही कर रहे हैं, तो एकदम सोच समझ के ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोचिंग में चले गए काउंसलिंग लेने, नहीं नहीं, सोच समझ के सिलेबस को देख कर आना है, सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके उस तैयारी का सार क्या होगा, निकल कर आएगा। ऐसा नहीं मैंने तो अभी तैयारी शुरू करी है, थोड़े दिन में फ्लो बनेगा, नहीं नहीं, फ्लो फटाफट बन जाता है, तुम करो तो शुरू, ठीक है। तो जिन लोगों को भी तैयारी करनी है, मैं आपको बता दूं 17 अगस्त से 8 का हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है दोपहर 1 बजे से, और 2027 के बैच ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं मॉर्निंग 9 o'clock, मॉर्निंग 8 o'clock से, उसका टाइम एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यूजी फाउंडेशन, वो बच्चे जो बेसिक से बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है, और रनिंग बैचेस ऑलरेडी चल रही है आफ्टरनून में 3 बजे से, तो ये बैचेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब की फैमिली के साथ तो हम लोग इस तरीके से जुड़े,
ठीक, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से किन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। सोर्सेज़ के बारे में जानना है, शॉर्ट नोट्स के बारे में जानना है, करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, तो फिर एक-एक करके मैं सबके ऊपर इंडिविजुअल क्लासेस भी जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ। थैंक यू सो